आइए सुनते हैं मन्नू भंडारी का लिखा हुआ उपन्यास आपका बंटी। भाग एक। मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही हैं। बंटी पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा है। मम्मी जब भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हैं, बंटी बड़े कुतूहल से देखता है। जान तो वह आज तक नहीं पाया, पर उसे हमेशा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल की इन रंग बिरंगी शीशियों में, छोटी बड़ी डिब्बियों में ज़रूर कोई जादू है कि मम्मी इन सबको लगाने के बाद एकदम बदल जाती हैं। कम से कम बंटी को ऐसा ही लगता है कि उसकी मम्मी अब उसकी नहीं रहीं, कोई और ही हो गई हैं। पूरी तरह तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर मम्मी ने कहा, देखो बेटे, धूप में बाहर नहीं निकलना। हाँ। फिर फूफी को आदेश दिया, बंटी जो भी खाए वही बनाना, एकदम बंटी की मर्जी का खाना, समझी। चलने से पहले बंटी ने चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया, बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से बाल झिझोड़ दिए। पर बंटी जैसे बुत बना खड़ा रहा। बाह पकड़कर झूला नहीं, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मम्मी ने खींच कर उसे अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे बहुत दूर हैं। और फिर वे सचमुच ही दूर हो गईं। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। और मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया, सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को देखने के लिए। वह जानता है मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। नपे तुले कदम रखती हुई सीधी चलती चली जाएंगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेंगी, चपरासी सलाम ठोंकता हुआ दौड़ेगा और चिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेंगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएंगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होंगी, फाइलें होंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होंगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी कभी अच्छी नहीं लगी। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की नहीं होती, मम्मी उसे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। चपरासी उसे देखते ही गोद में उठाने लगता तो वह हाथ झटक देता। मम्मी के कमरे के एक कोने में ही उसके लिए एक छोटी सी मेज कुर्सी लगवा दी जाती, जिस पर बैठकर वह ड्राइंग बनाया करता। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेट कर आंखों ही आंखों में ज़रूर उसे दुलरा देता। तब वह मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो अपने असली चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। मम्मी के पास ज़रूर कोई और चेहरा है। चेहरा ही नहीं, आवाज़ भी कैसी सख्त हो जाती है। बोलती हैं तो लगता है जैसे डांट रही हों। बंटी को मम्मी बहुत ही कम डांटती हैं, बस प्यार करती हैं। इसीलिए यूं सख्त चेहरा लिए डांटती प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती। वहाँ उसके और मम्मी के बीच बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मम्मी का नकली चेहरा, कॉलेज, कॉलेज की बड़ी सी बिल्डिंग, कॉलेज की ढेर सारी लड़कियां, कॉलेज के ढेर सारे काम, थोड़ी थोड़ी देर में बजने वाले घंटे, घंटा बजने पर होने वाली हलचल। इन सब के एक सिरे पर वह रहता है चुपचाप सहमा सा, और दूसरे पर मम्मी रहती हैं, किसी को आदेश देती हुई, किसी के साथ सलाह मशवरा करती हुई, किसी को डांटती हुई। और इसीलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घर में चाहे वह अकेला रह ले, पर वहाँ नहीं जाता। वहाँ किसके पास जाए, मम्मी तो वहाँ रहती नहीं। रहती हैं तो बस एक प्रिंसिपल, जिनके चारों ओर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं रहता है तो केवल बंटी। थोड़ी देर तक बंटी गेट पर खड़े खड़े आने जाने वालों को यूं ही देखता रहा। फिर लोहे के फाटक पर झूलने लगा। सामने से दो लड़के साइकिल पर बातें करते हुए गुजर गए तो उसने सोचा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वह भी दो पहिए की साइकिल खरीदेगा। वह जानता है मम्मी उसे कभी बाहर निकल कर साइकिल नहीं चलाने देंगी। जाने क्यों उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि वह बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ। वह ज़रूर बाहर निकलेगा। पुलिया पुलिया पर जब बिना पैडल मारे ही फर्राटे से साइकिल उतरती है तो कैसा मजा आता होगा। उसके बाद आंखों के सामने वे बड़े बड़े मैदान तैर गए जो स्कूल जाते समय बस में से दूर दूर तक दिखाई देते हैं। मैदान के दूसरे सिरे पर बनी हुई पहाड़ियां, जिनके पीछे से सूरज निकल डूब कर दिन और रात करता है। कौन जाने उन पहाड़ियों की तलहटी में कोई साधु बैठा हो, जिसके पास जादू की खड़ाऊं हो, जादू का कमंडल हो। एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए।
पर जाए कैसे? साइकिल मिलने से जाया जा सकता है, बस किसी को बताए नहीं और चलता चला जाए तो पहुंच ही सकता है। पर मम्मी को मालूम पड़ जाए तो बाप रे, मम्मी उसे बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं आने देती हैं। पर मम्मी को पता ही नहीं चल पाता है कि पलंग पर उनकी बगल में लेटे लेटे वह उन साधुओं की तलाश में कहाँ कहाँ घूमता है, अनजाने अनदेखे पहाड़ों में, जंगलों में, घाटियों में। अब छुट्टी के दिन समझ ही नहीं आता वह क्या करे। एक बार यूं ही बगीचे में चक्कर लगाया। मोगरे खूब महके हुए थे। एक एक पौधे को उसने खूब प्यार से छुआ, फिर गिन कर देखा कितनी नई कलियां खिली हैं। हर एक पौधे की फूल पत्तियों का हिसाब किताब उसके पास है। एक दो पौधे की पत्तियां गंदी लगीं तो जल्दी से पाइप लेकर उनको धोया, कुछ इस ढंग से जैसे मम्मी सवेरे सवेरे उसका मुंह धुलाती हैं। बस हो गए साहब, चलो अब हवा में झूलो। भीतर आया तो कमरे में घुसते ही नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। वही रंग बिरंगी शीशियां और मम्मी की वही सख्त चेहरा याद आ गया, रूखा रूखा और एकदम बदला हुआ। कैसे बदल जाता है चेहरा, और तब न जाने कितनी बातें एक साथ दिमाग में घुमड़ने लगीं। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बंटी भैया? चलकर नहा काहे नहीं लेते? हाथ में झाड़ू लिए फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ू छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला, फूफी वह कहानी सुनाओ तो सोनल रानी की, जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। एल्लो और सुनो, यह कहानी कहानी सुनने का वक्त है? सारा काम पड़ा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है? कहानी रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं। नहीं, मैं अभी सुनूंगा, कोई काम वाम नहीं। फिर आंखों में जाने कितना कौतूहल भरकर पूछा, अच्छा फूफी वह डायन से रानी कैसे बन जाती थी? उसके पास जादू था? और क्या, तो डायन थी, सारे जादू बस में कर रखे थे, बस जो चाहती बन जाती, मन होता वैसा भेष धर लेती। क्यों फूफी, आदमी भी चाहे तो ऐसा कर सकता है? कैसे कर लेगा आदमी? आदमी के बस में क्या जादू होता है? तुमने डायन देखी है फूफी? कैसी होती होगी? जब आदमी के भेष में होती होगी तो कोई पहचान ही नहीं सकता होगा। बंटी की आंखों में जाने कैसे कैसे चित्र तैरने लगे। अरे हमने नहीं देखी कोई डायन वायन, तुम चलकर नहा लो। नहीं, अभी नहीं नहाता। और बंटी पीछे के आंगन में आया तो झमाझम करती सोनल रानी भी साथ आ गई। 7 मंजिले महल में रहने वाली 700 दास दासियों से घिरी सोनल रानी, ऐसा रूप की न देखा न सुना। राजा तो जैसे प्राण देते, कोई भला देखता भी कैसे? वह रूप क्या कोई आदमी का था? वह तो डायन का जादू था। फिर धीरे धीरे कहानी की एक पूरी की पूरी दुनिया खुलती चली जाती। भेड़ बनाकर रखे हुए राजकुमार, मैना बनाकर रखी हुई राजकुमारी, ऐसा कुछ होता जरूर है जिससे आदमी भेष बदल लेता है। बंटी फिर भीतर गया, चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर शीशियों को उठा उठा कर देखने लगा। एक बार मन हुआ अपने मुंह पर भी लगा के देखे, क्या उसका चेहरा भी मम्मी की तरह बदल जाएगा या क्या। फिर तुम ड्रेसिंग टेबल पर पहुंच गए। फूफी खड़ी हंस रही थी। बंटी एकदम सकपका गया। हम कहते हैं यही शौक रहे तुम्हारे तो तुम बड़े होकर जरूर लड़की बन जाओगे। मारूंगा मैं, फिर वही गंदी बात करती हो। बंटी हाथ उठाकर अपनी झेप गुस्से में छिपाने लगा। फूफी भी अजब है, मम्मी कभी प्यार करते हुए गोद में बिठा लेंगी या अपने साथ लिटाकर कहानी सुनाएंगी तो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाएगी। तुम अभी तक माँ की गोद से चिपक कर बैठते हो, छी छी, तुम तो एकदम लड़की हो बंटी भैया। देख लो मम्मी या फूफी। पर मम्मी है कि फूफी को कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती है, क्योंकि उस समय घर में रहती हैं मम्मी, और वह भी एकदम मम्मी बनी हुई। कॉलेज में तो पता चला कि ऐसी बात करे तो फूफी को ऐसी घुड़की मिले कि सारा चिढ़ाना भूल जाए। मेरा तो बेटा भी यही है और बेटी भी यही है। हंसती हुई मम्मी उसे अपने से और ज़्यादा सटा लेती। उस समय फूफी के सामने माँ की बाहों से छूटकर भागने के लिए वह ज़रूर कसमसाता रहता है, पर यूं उसे माँ की गोदी में बैठना, उनके साथ सट कर सोना अच्छा लगता है। सोने से पहले मम्मी उसे रोज कहानी सुनाती हैं, राजा रानी की, परियों की, ऐसे ऐसे राजकुमारों की जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अपनी माँ के लिए बड़े बड़े समुद्र तैर गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए थे। फिर मम्मी उसके गाल सहलाते हुए पूछती, अच्छा बता, तू तू मेरे लिए इतना सब करेगा बड़ा होकर, या कि निकाल बाहर करेगा? हटाओ बुढ़िया को, बोर करती है। धत, मम्मी को कभी नहीं छोड़ूंगा।
तब मम्मी निहाल होकर उसे बाहों में भर लेती और उसके गालों पर ढेर सारे किस्सू देती। फिर पता नहीं छत में क्या देखने लगती, बस फिर देखती ही रह जाती और उसे लगता जैसे उसके और मम्मी के बीच में फिर कोई आ गया है। पर कौन, वह समझ न पाता था। मम्मी के चेहरे पर घर आती हुई उदासी की परतें उसे कहीं हल्के से बेचैन कर देती। उसका मन करता कि मम्मी को पक्की तरह समझा दे कि वह उन्हें कभी कभी नहीं छोड़ेगा, पर कैसे? और जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह मम्मी के गालों में हाथ डालकर लिपट जाता। तभी फूफी की बात याद आ जाती। फूफी बकवास करती है, कहीं मम्मी को प्यार करने से या मम्मी के साथ सोने से कोई लड़का लड़की बन जाता होगा भला? तुम नहा लो बंटी भैया, कहो तो हम नहला दें। नहीं, अपने से नहाऊंगा, बड़ी आई नहलाने वाली। तो जाओ अपने आप नहाओ, हम कपड़ा वपड़ा निकाल कर रख देते हैं। अभी नहीं नहाता, जब मर्जी आएगी नहाऊंगा। फूफी को लेकर अभी भी गुस्सा में भरा हुआ था। बंटी ने अपनी अलमारी खोली। मम्मी के खरीदे हुए और पापा के भेजे हुए खिलौनों से अलमारी भरी हुई थी। उसने नई वाली बंदूक निकाली, खूब बड़ी सी, और एकदम आंगन में झाड़ू लगाती हुई फूफी की पीठ में नली लगा दी। बोला, अब कहेगी कभी लड़की, कर दूं सूट, गोली से उड़ा दूंगा, हाँ याद रखना। बंटी जब बहुत लाड में होता या बहुत नाराज तो फूफी को तू ही कहता है। और क्या, अब तुम बंदूक ही तो मारोगे, इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर बड़ा किया है। तब पता नहीं क्यों मम्मी की कोई बात याद आ गई और बंटी का हाथ अपने आप हट गया। ख्याल आया, उसने अपनी बंदूक टीटू को तो दिखाई ही नहीं। उसके मुकाबले टीटू के पास बहुत कम खिलौने हैं, फिर भी ऐसी शान लगाता है जैसे लाट साहब हो। उस दिन कैरम बोर्ड दिखा दिखा कर कितना इतरा रहा था। वह मम्मी से कहेगा तो ऐसे अपने लिए भी कैरम बोर्ड खरीद लेगा, और नहीं तो क्या, इस बार पापा आएंगे तो उनसे ले लेगा। पिछली बार पापा जिस दिन आए थे उसी दिन उसका रिजल्ट निकला था। कितने खुश हुए थे पापा उसका रिजल्ट देखकर। खूब प्यार किया था, शाबाशी दी थी और ढेर सारी चीजें दिलवाई थी। इस बार कब आएंगे पापा? यह किधर चले? पिछले दरवाजे से बाहर जाते देख फूफी चिल्लाई, मैं टीटू के यहाँ जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। वहीं मत खेलने बैठ जाना, मम्मी गुस्सा होंगी नहीं तो। नहाया धोया कुछ नहीं है। बंटी दूर निकल आया। फूफी की तो आदत है कुछ न कुछ बकते रहने की। टीटू के घर के दरवाजे पर आकर 1 मिनट को झिझका, कहीं सबसे पहले टीटू की अम्मा ही ना मिल जाएं। कैसे बोलती हैं वे भी। एक दिन इसी तरह छुट्टी के दिन सवेरे सवेरे आ गया था तो बोली, आ गए बंटी, छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है। तो मन हुआ था कि उल्टे पैरों लौट जाए। मम्मी तो टीटू को कभी ऐसे नहीं कहती, चाहे वह सारे दिन रह ले। उसका बस चले तो वह कभी टीटू के घर नहीं जाए। वैसे भी उसे अपने घर में ही खेलना अच्छा लगता है। फूफी कहती है, घर में काहे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसी लाट साहबी करने को और कहाँ मिलती है बच्चों को। टीटू से कितना कहा कि तू ही आ जाया कर छुट्टी के दिन, पर शाम के पहले वह कभी आता ही नहीं है। घर में ही खेलता रहता है। बिंदा है, सन्नो है। कहने दो, कहती हैं, बंदूक दिखाकर अभी लौट आऊँगा, मैं वहाँ रुकूंगा ही नहीं। और सूरज तो अब कभी का उग गया। बरामदे में ही टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही हैं। क्षण भर को पांव ठिठक गए, न भीतर जाते बना न लौटते। कौन? बंटी, आओ। अरे बड़ी जोरदार बंदूक ले रखी है, इतनी बड़ी किसने दिलाई? पापा ने। हैं? आए थे क्या पापा? नहीं, किसी के साथ भिजवाई थी। एकाएक स्वर की खुशी जैसे बुझ गई। मन हुआ अम्मा के सीने में ही दाग दे बंदूक, जब देखो वही बात। बंटी भीतर दौड़ गया। टीटू सन्नों के साथ बैठा बैठा कैरम खेल रहा था। बंटी ने चुपचाप उसकी पीठ पर बंदूक की नली लगाई और जोर से चिल्लाया, हैंड्स अप। टीटू एकदम डर गया तो बंटी खिलखिला पड़ा, कैसा डराया? अरे इतनी बड़ी बंदूक, जरा देखूं। टीटू इतनी बड़ी बंदूक देखकर एकाएक उत्साह में आ गया। चल बाहर चलकर निशाना लगाएंगे। आज वह भी आसानी से बंदूक नहीं देगा। उस दिन कैरम को लेकर कैसा इतरा रहा था। हटो हटो, तुम्हें खेलना नहीं आता। अरे टीटू, पहले खेल पूरा करके जाओ, हार रहा है तो कैसा भागने लगा। जीतती हुई सन्नो ने कुर्ता पकड़कर उसे खींचा। ले खेल और खेल। टीटू ने दोनों हथेलियों से सारी गोटों को इधर उधर छितरा दिया और बंटी को लेकर भाग गया।
हारू हारू खिसियाई सन्नो चीखती रही। मुग्ध भाव से बंदूक पर हाथ फेरते हुए टीटू ने कहा, दिखा दो यार जरा। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है। यह कोई 8 आने वाला तमंचा नहीं है जो हर कोई चला लेगा। बंटी अपने को महत्वपूर्ण महसूस करने लगा। अभी खरीदी है? बड़ी ललचाई सी नजरों से देखते हुए टीटू ने पूछा। नहीं, पापा ने भिजाई है, बड़े रौब से बंटी ने जवाब दिया और उसी रौब के साथ वह उसमें कारतूस भरने लगा। चल, तेरे पापा साथ नहीं रहते तब भी तेरे लिए चीजें तो खूब भेजते रहते हैं। और क्या, इस बार आएंगे तो मेरे लिए बड़ा वाला मैकेनो लाएंगे। मैं तो मम्मी से मांगता हूँ, मम्मी भी झट से दिलवा देती हैं। बंदूक हाथ में मिल जाती तब टीटू फिर भी बंटी के इस रौब को जैसे तैसे झेल जाता। पर खाली बातों का रौब? क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता है कि पापा तेरे साथ रहें? बंटी का कमजोर हिस्सा वह जानता था। बंटी चुप, बस बंदूक के घोड़े को ऊपर नीचे करता रहा। जब यहां आते हैं तो तू कहता क्यों नहीं? पर अब शायद रह नहीं सकते। बंटी ने बड़े प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखा। तेरे मम्मी पापा में तलाक जो हो गया है? न चाहते हुए भी बंटी पूछ बैठा, तलाक? तलाक क्या होता है? तू नहीं जानता? बुद्धू कहीं का, मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते हैं। तुझे कैसे मालूम? मेरी अम्मा बता रही थी, पापा बता रहे थे। बंटी तब भीतर ही भीतर कहीं अपमानित हो गया। ठाए ठाए वह हवा में बंदूक दागने लगा और टीटू को अपनी बंदूक से पूरी तरह चकित करके बिना एक बार भी उसे चलाने का अवसर दिए वापस लौट गया। मन में जाने कैसा गुस्सा उफन रहा था। उसके मम्मी पापा की बात उसे नहीं मालूम और टीटू को मालूम। पापा साथ नहीं रहते तो क्या हुआ, वे शुरू से ही साथ नहीं रहते। वह तो हमेशा से ही मम्मी के साथ रहता है। उसकी मम्मी कोई ऐसी वैसी हैं, कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। आते जाते लोग कैसे सलाम ठोंकते हैं, करेगा कोई ऐसे सलाम इनकी अम्मा को? और पापा पास नहीं रहते तो क्या हुआ, उसे प्यार तो खूब करते हैं। टीटू के पापा तो जब देखो तब डांटते रहते हैं। उस दिन उसके सामने ही कैसा कान उमेठा था कि पें बोल गई, सारा चेहरा सुर्ख हो गया। अच्छा है, पापा के साथ रहो, डांट खाओ, पीटो और कान खिंचवाओ। पर मम्मी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। मम्मी उसे पापा की बात बताती क्यों नहीं? कितनी ही बार उसने मम्मी से यह बात करनी चाहिए, पर जब भी वह ऐसा करने लगता है मम्मी का चेहरा जाने कैसा कैसा हो जाता है। उसे डर सा लगने लगता है। फिर उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता। इस बार पापा आएंगे तो वह पापा से पूछेगा कि दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। पापा तो उसकी बात बहुत मानते हैं, जहाँ कहता है वहीं घुमाने ले जाते हैं, जो मांगता है वही दिला देते हैं। यह बात नहीं मानेंगे। अब तो वह बड़ा हो गया है, पापा को समझा सकता है। पर मम्मी पापा की लड़ाई क्यों हुई? मम्मी पापा की बात भी कभी नहीं करती हैं। पापा आते हैं तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं, मम्मी को बुलाते भी नहीं। मम्मी भी बात नहीं करती। क्या इतने बड़े लोग भी लड़ाई करते हैं? ऐसी लड़ाई जिसमें कभी दोस्ती ही ना हो। क्या मम्मी को पापा की कभी याद नहीं आती होगी? शाम को मम्मी लान में पलंग डालकर लेटी थी। मौसम में हल्की सी ठंडक है, पर फिर भी खूब बाहर खूब अच्छा लग रहा है। मम्मी की छाती पर एक खुली हुई किताब उल्टी रखी है। आसमान में जाने क्या देख रही है मम्मी? बंटी दौड़ दौड़ कर क्यारियों में पानी डाल रहा है। टीटू पाइप लेकर पौधे धो रहा है। धुलकर पत्तियां कैसी चटकीली हो उठती हैं। रात रानी की महक धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी है। हर पौधे, हर फूल और हर गंध के साथ बंटी का जैसे बड़ा गहरा संबंध है। पानी दे चुकने के बाद बंटी ने एक बड़ा सा मोगरे का फूल तोड़ा। इस बगीचे में से फूल तोड़ने का अधिकार केवल बंटी का है, क्योंकि यह बगीचा केवल उसी का है। बिना उससे पूछे तो मम्मी भी नहीं तोड़ सकती। फूल लेकर वह चुपचाप गया और लेटी हुई मम्मी के बालों में खोस दिया। मम्मी बड़ा मीठा सा मुस्कुराई और पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। लाड कर रहा है मम्मी का? और बैठकर फूल को ठीक से पीछे की ओर लगा लिया। इस समय मम्मी कितना अच्छी लग रही हैं। वैसे तो शाम के समय मम्मी बिल्कुल उसकी अपनी हो जाती हैं। बालों में खूब ढीली ढाली चोटी और चेहरा भी एकदम मुलायम सा, कोई तनाव नहीं, कोई शक्ति नहीं। हमेशा ही इस समय बंटी को मम्मी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सुंदर भी। कभी कभी वह मम्मी की नज़र बचाकर एकटक मम्मी को देखता रहता है। मम्मी की ठूंठी का तिल उसे बहुत अच्छा लगता है। रात में पास लेटता है तो अक्सर उस पर धीरे धीरे उंगली फिराता रहता है।
उसे आज भी याद है, पहली बार जब उसने ऐसा किया तो मम्मी जैसे चौंक गई थी। एकदम उसका हाथ हटा दिया और फिर बड़ी देर तक उसके चेहरे पर जाने क्या देखती रही थीं, अजीब अजीब नज़रों से। फिर एक गहरी सांस छोड़कर वे छत की ओर देखने लगी थीं। उनका चेहरा न जाने क्यों बड़ा उदास और बेजान हो आया था। वह जैसे भीतर ही भीतर सहम गया था। उसकी समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो मम्मी इतनी उदास हो गई। और उसने तय किया कि अब वह कभी भी तिल पर हाथ नहीं रखेगा। पर 3-4 दिन बाद मम्मी ने खुद ही उसकी उंगली लेकर तिल पर रख दी। फिरा मुझे अच्छा लगता है, और हंसने लगी। मम्मी भी सचमुच अजीब हैं। इन्हें कभी कभी कुछ हो जाता है। आज रात में तिल पर उंगली फेर फेर कर ही बात करेगा, पापा वाली बात। अब वह सब बात समझता है। हिस्ट्री में रामायण महाभारत की लड़ाई की बात समझ ली, मम्मी पापा की लड़ाई की बात नहीं समझ सकता। मम्मी बताएं तो टीटू के अम्मा पापा उसे सब बता सकते हैं, और मम्मी उसे नहीं बता सकती। सवेरे की कचोट जैसे फिर ताजी हो गई। टीटू को दिखाते हुए बंटी मम्मी के गले में झूम गया। लो देख लो, मम्मी कैसा दुलार करती हैं मेरा। तुम झूलो तो जरा अपनी अम्मा के गले में, न झपट कर अलग कर दें। न रहे पापा तो उसके पास, उससे क्या। मम्मी अकेले जितना प्यार करती हैं उसे तुम्हारे अम्मा पापा मिलकर भी उतना प्यार नहीं कर सकते। और उसकी आंखों के सामने खटिया पर नंगे बदन बैठे, कभी खांसते तो कभी पेट पर हाथ फेरते टीटू के पापा, और हल्दी के दागों से भरी साड़ी पहने अम्मा घूम गईं। तब मन एक गर्वयुक्त तृप्ति से भर गया। हुलस कर उसने कहा, मम्मी आज बहुत बहुत लंबी वाली कहानी सुनाओ। कहानी चल रही है 7 भाई चंपा की। सौतेली माँ ने कैसे 7 लड़कों को मरवा कर गड़वा दिया। जहाँ जहाँ बच्चे गाड़े गए थे वहाँ वहाँ चंपा का एक एक पेड़ उग आया। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है मम्मी। हाँ और नहीं तो क्या, मार कर गड़वा देती है। बच्चों के पापा ने क्यों नहीं कुछ कहा। सौतेली माँ ने उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। ऐसा भी कभी हो सकता है। झूठ। 7 बच्चे गायब हो जाएं और पापा को पता तक न लगे। हाँ होता है ऐसा। पापा कोई ऐसा वैसा आदमी था, राजा था, उसके पास राज्य के बहुत सारे काम थे, बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बच्चों का ख्याल कभी नहीं रहता। या तो माँ होती हैं जो। और मम्मी एकाएक चुप हो गई। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही आसमान की ओर देख रही थीं। क्या देखती रहती हैं मम्मी, आंखें गाड़ कर, कभी आसमान में कभी छत में। उसे तो वहां कभी कुछ दिखाई नहीं देता। एकाएक ख्याल आया पापा की बात पूछ ले। मम्मी। हम्म। बंटी पेसो पेस में कैसे पूछे। मम्मी ने कहीं डांट दिया या फिर मम्मी उदास हो गई तो। शाम और रात में ही तो वह मम्मी के बहुत बहुत पास हो जाता है। सवेरे तो इन्हीं मम्मी से कुछ एक और मम्मी निकल आती हैं। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा। आंखें आसमान पर टिकी हुई, लटें चेहरे पर बिखरी हुई। सचमुच मम्मी सुंदर हैं। वह बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी मम्मी। इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली जैसे कहीं और चली गई थी। चल तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते। मम्मी चुप। आज टीटू कह रहा था। क्या कह रहा था टीटू। मम्मी एकदम बंटी पर झुक गई। आवाज की शक्ति से बंटी जैसे एक क्षण को सहम गया। बता क्या कह रहा था टीटू। टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी पापा में तलाक हो गया है, अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकते। बंटी ने जैसे तैसे कह दिया। क्यों रे, तू टीटू और ये बातें करते हो। मम्मी की आवाज में गुस्सा था या दुख, पता नहीं चला। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कह रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब भी नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई को तलाक कहते हैं। जब देखो उनके घर वाले पापा की बात जरूर करते रहते हैं। बंटी रुआसा हो गया। मम्मी एकाएक ढीली हो गई। ठंडी सांस खींचकर बोली, करने दे। इन लोगों के पास ये बातें ना हो तो और ये जिए कैसे बेचारे। फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, पापा नहीं रहते तो क्या, मैं तो हूं तेरे पास। और उसके बाद बंटी से कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। मम्मी उसे कितना ही प्यार करें फिर भी वह मम्मी से कहीं डरता जरूर है। कितनी बातें सोची थी उसने आज कहने के लिए। दिन में कई बार दोहरा दोहरा कर भी देख लिया था, पर हमेशा की तरह बात बीच में ही टूट गई।
मम्मी चुप चुप उसके बालों और गालों पर उंगलियां फिराने लगीं। दोनों चुप हो गए तो दूर लेटी फूफी की आवाज़ ही हवा में थिरकती रही। उखड़ा बिखड़ा स्वर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हवा में ठंडक बढ़ गई। चल चल भीतर चल। और बंटी मम्मी के पीछे पीछे अंदर चला। बाहर था तो जैसे मन के सारे प्रश्नों चारों ओर फैले हुए थे। कमरे में आते ही सब सिमट कर मन में समा गए और बंटी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कैसे पूछे वह, क्यों नहीं बताती मम्मी उसे कुछ? अच्छा, मम्मी को क्या कभी भी पापा की याद नहीं आती? वह तो टीटू या कुन्नी से अगर लड़ाई कर लेता है तो 2-3 दिन बिना बोले नहीं रह पाता है। अकेला अकेला खेलता रहता है, उसके बाद ऐसा जी घबराने लगता है कि बिना बोले रहा ही नहीं जाता। कुछ न कुछ बहाना निकाल कर फिर दोस्ती कर लेता है। अकेला अकेला खेले भी कितने दिन तक आखिर? पर मम्मी तो हमेशा ही अकेले रह जाती हैं। तलाक में फिर क्या दोस्ती हो ही नहीं सकती? किससे पूछे? कल टीटू से ही पूछेगा। टीटू अगर तलाक की बात जानता है तो तलाक की दोस्ती की बात भी ज़रूर जानता होगा।